हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो इतिहास की कक्षा है 12वीं, उसमें जो हमारा दूसरा अध्याय है उसको शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। आज भारत का सामाजिक इतिहास महाभारत के संदर्भ से। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय समाज के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। सर्वप्रथम, समाज होता क्या है। समाज, अगर हम जो हमारे सामाजिक विज्ञान के विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालें तो ये माना जाता है कि दो या दो से अधिक लोग जहाँ रहते हों और जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हों, वो समाज कहलाता है। समाज मीन्स सोसाइटी मीन्स जहाँ लोग रहते हैं। और प्राचीन भारत के जो लोग थे उनका जो समाज था उसकी क्या विशेषताएं थी, हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के उसका कोई ना तो अस्तित्व है ना कोई महत्व है। और उसके जीने के लिए, मनुष्य को जीने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और समाज उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जैसा कि अभी बताया गया कि लोगों का समूह जहाँ रहता है उसको हम समाज कहते हैं। समाज के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। समाज परिवार से शुरू होता है और देश और विश्व समाज तक उसका रूप बढ़ता चला जाता है। परिवार समाज की मूल इकाई है। मनुष्य परिवार में जन्म लेता है और परिवार ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है, जहाँ वह मातृभाषा, सामाजिक विश्वास, आदर्श, मूल्य तथा व्यवहार के तरीके सीखता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य को समाज में पहचान प्रदान करती है और मनुष्य के व्यवहार को नियमित, निर्देशित और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हम परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार का साधारण जो अर्थ है वो होता है कि परिवार का संबंध विवाहित स्त्री पुरुष से शुरू होता है। यानी जहाँ एक स्त्री और एक पुरुष विवाह करके रहते हैं वो परिवार होता है। और स्त्री पुरुष यानी जो माता पिता होते हैं और उनकी जो संतान होती है, वहाँ से परिवार की शुरुआत हम मानते हैं। परिवार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फैमिली जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन भारतीय समाज है, तो हम प्राचीन भारत के परिवारों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। परिवार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार वह होता है जिसमें एक समय में पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है। आधुनिक सभ्य समाजों में एक विवाही परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह से एक और परिवार है जिसको हम कह सकते हैं बहुपति विवाही परिवार। यानी ऐसे परिवार में एक समय में एक स्त्री के अनेक पति हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पति। मैं यहाँ पर फिर याद दिला रहा हूँ कि हम प्राचीन भारतीय परिवारों के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी इस चैप्टर में हम लोग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य के 1200 सालों में भारतीय समाज कैसा था, भारतीय परिवार कैसे थे, वो हम उनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो उस काल में, यानी प्राचीन काल में, बहुपति विवाही परिवार भी हुआ करते थे, जब जहाँ स्त्री के जो पति होते थे वो एक से अधिक हो सकते थे। जैसे क्योंकि हमारे चैप्टर में महाभारत के संदर्भ से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि महाभारत में हमारे पास एक उदाहरण है द्रौपदी और पांडवों का। द्रौपदी
पांडवों की पत्नी थी। पांडव 5 भाई थे और उनकी पत्नी द्रौपदी थी। तो ऐसे परिवारों को बहुपति विवाही परिवार कहते थे। इसी तरह से एक और परिवार हुआ करते थे प्राचीन काल में, बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही प्रथा में एक पति व उसकी अनेक पत्नियां पाई जाती थी। ये तो प्राचीन काल के भारतीय इतिहास की बात करें, लेकिन आधुनिक काल में भी अगर हम देखें तो मुसलमानों में विशेषकर ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं जहां एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां होती हैं। इसी तरह से एक परिवार होते थे प्राचीन काल में रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवारों में विवाह संबंध रक्त संबंधियों में स्थापित किए जाते थे, यानी विवाह संबंध निकट संबंधियों के बीच स्थापित किए जाते थे, जैसे चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहनों की शादियाँ। भारत में अभी भी कुछ क्षेत्रों में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर सगे संबंधियों में ही लड़के और लड़की की शादियाँ करवाई जाती हैं। तो ऐसे परिवार रक्त संबंधी परिवार कहलाते हैं। परिवारों का एक और रूप है पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार वह परिवार होता है जिसमें वंश पुरुष के नाम से चलता है। इन परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। संपत्ति के ऊपर पुत्रों का अधिकार होता है तथा बच्चे पिता के नाम से ही समाज में जाने जाते हैं। हिंदू समाज में पितृवंशीय परिवार ही पाए जाते थे और अभी भी ज़्यादातर परिवार ऐसे ही पाए जाते हैं। परिवारों का एक और रूप है मातृवंशीय परिवार। इन परिवारों में स्त्री या माता को घर का मुखिया माना जाता था और इन परिवारों में वंश जो थे वो स्त्री के नाम से चलता था। बच्चों को स्त्री के वंशज के रूप में जाना जाता था। संपत्ति के ऊपर अधिकार भी स्त्री का ही होता था। तो भारत में अभी भी कुछ क्षेत्रों में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। एक और परिवार थे नवस्थानी परिवार। जब स्त्री पुरुष विवाह के पश्चात अपने माता पिता का घर छोड़कर नए घर में रहना आरंभ करते थे तो ऐसे परिवार नवस्थानी परिवार कहलाते हैं। परिवारों का एक और रूप ग्रामीण परिवार। ग्रामीण परिवार कृषि व्यवस्था पर आधारित होते हैं, गांव में रहते हैं। इन परिवारों का आकार बड़ा होता है। इन परिवारों में परंपरागत आदर्श व नियमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ग्रामीण गांव में रहने वाले जो परिवार हुआ करते थे ग्रामीण परिवार कहलाते हैं। नगरीय परिवार इसके विपरीत, जो नगरों में लोग रहते हैं, पति पत्नी और उनके बच्चे। ऐसे परिवारों में सदस्यों के बीच व्यक्तिवादिता की भावना पाई जाती है। उनको सिर्फ अपने परिवार से ही ज़्यादा जो क्या कहते हैं निर्भरता होती है उनकी आपस में, तो वो परिवार के अलावा बाकी और लोगों पर ज़्यादा उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो या ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह से संयुक्त परिवार, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवारों में सदस्यों की संख्या एक से अधिक होती है, अधिक होती है। इन परिवारों में एक समय में 3-4 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे रहते हैं, जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता और उनके बच्चे। इन परिवारों के सदस्य अपनी आय को साझा रखते हैं तथा साझे रूप में एक दूसरे के सहयोग से सभी घर की व्यवस्था को चलाते हैं। तो ऐसे परिवार संयुक्त परिवार कहलाते थे। इसी तरह से एकाकी परिवार, यह परिवार आकार में छोटे और सीमित होते हैं। इन परिवारों में सदस्यों की संख्या कम होती है। इस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे इकट्ठे मिलकर के रहते हैं, तो इसको एकाकी या एकल परिवार कहते हैं। तो ये तो परिवारों के भिन्न भिन्न रूप आपको बताए गए जो प्राचीन काल में भी थे और उनमें से कुछ अब भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम। रिश्तेदारी, नाता मीन्स रिश्ता। आप लोग जानते हैं कि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपने जीवन में वो बहुत सारे रिश्तों को जुड़ता है उन रिश्तों को और उनको निभाता है। ये समाज का बहुत बड़ी विशेषता होती है नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी ऐसे संबंधियों के बीच संबंधों की व्यवस्था होती है जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है और वंशावली संबंध परिवार के द्वारा विकसित होते हैं। नातेदारी जो व्यवस्था है उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे पहला, रक्त मूलक नातेदारी। रक्त मूलक यानी जो रक्त से संबंधित, खून से संबंधित जो रिश्तेदारी होती है। रक्त मूलक नातेदारी वह होती है जिसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो आपस में रक्त द्वारा संबंधित हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताया, दादा आदि सब एक दूसरे के रक्त संबंधी हैं।
रक्त संबंध के भी दो मूल आधार होते हैं, मातृवंश और पितृवंश। यानी माता के वंश के सभी सदस्य, जिसमें नाना नानी, मौसा मासी, मामा मामी वगैरह लोग आएंगे। और इसी प्रकार पिता के रिश्तेदार भी आपस में रक्त संबंधी होते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई वगैरह वगैरह। तो ये दोनों यानी पिता का परिवार और माता का जो परिवार है, उनके जितने भी लोग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रक्त संबंधी परिवार होते हैं, वो हमारे या रिश्तेदार होते हैं। अब इसी तरह से नातेदारी व्यवस्था में दूसरी जो विशेषता है उसकी, वो है विवाह मूलक नातेदारी। यानी एक तो रिश्ता हो गया जो माँ के साथ या माँ के परिवार के साथ जुड़ा होता है, वो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं। और एक पिता के परिवार से जो लोग जुड़े होते हैं वो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो विवाह के बाद पश्चात हमसे जुड़ते हैं, जिनको विवाह मूलक नातेदारी कहा जाता है। विवाह मूलक नातेदारी ऐसे नातेदारी है जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति द्वारा स्थापित की जाती है। और विवाह के द्वारा पति पत्नी के विवाह संबंधी नहीं बनते, बल्कि पत्नी के सब रिश्तेदार पति के लिए और पति के सब रिश्तेदार पत्नी के लिए संबंधी या रिश्तेदार उनके बनते हैं। यानी पत्नी के रिश्तेदार भी पति के लिए और पति के जो रिश्तेदार होते हैं वो पत्नी के लिए। तो इस तरह से रिश्तेदारी हमारी डबल हो जाती है। तो विवाह मूलक नातेदारी में सास ससुर, जीजा, ननद, साला साली, बहनोई, बहू, ज्येष्ठ, देवर, इस तरह के रिश्ते जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। तो ये तो थी नातेदारी व्यवस्था। इसी तरह से इस चैप्टर में एक और छोटा सा टॉपिक है, पितृवंशिक व्यवस्था। पितृवंशिकता का अर्थ होता है वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलती है। यद्यपि पितृवंशिकता की परंपरा महाभारत की रचना से पहले भी प्रचलित थी, किंतु महाभारत ने इस आदर्श को अधिक सुदृढ़ किया था। पितृवंशिकता में पिता की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा उसकी संपत्ति का अधिकारी होता था। यदि वह किसी राजा का पुत्र होता था तो वह सिंहासन का उत्तराधिकारी भी माना जाता था। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से अधिकांश राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का ही अनुसरण करते थे। इस प्रणाली में कुछ भेद भी थे। यदि मृत्यु के समय किसी राजा का कोई पुत्र न होता था तो उसका कोई दूसरा भाई उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां भी सत्ता का उपभोग कर लेती थी। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने वाकाटक राजनीति में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। प्रभावती गुप्त का वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से विवाह हुआ था। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव राज परिवारों के लिए कोई नई बात नहीं थी। वैदिक काल से भी ये परंपरा चली आ रही थी। तो पितृवंशिकता का मतलब पिता के वंश पर आधारित जो व्यवस्था होती है उसको पितृवंशिकता कहा जाता है। एक और टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर के साथ जुड़ा है वो है विवाह। आप लोग जानते हैं कि समाज में विवाह की जो प्रथा है, व्यवस्था है, उसका बहुत अधिक महत्व है। विवाह प्राचीनतम सामाजिक संस्थाओं में से एक है और मानव सभ्यता के विकास में विवाह की उल्लेखनीय भूमिका है। और विवाह का मूल उद्देश्य होता है मनुष्य की लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति को मान्यता प्रदान करना। विवाह से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। यह परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है और इससे वंश परंपरा आगे बढ़ती है। हिंदू धर्म में विवाह को अटूट माना जाता है, क्योंकि विवाह परमात्मा द्वारा पूर्व निश्चित माना जाता है। हिंदू धर्म में ये आस्था की बात है। इस विवाह को मौलिक भौतिक सुख का नहीं अपितु आध्यात्मिक सुख का साधन माना जाता है। और हिंदू लोग विवाह को धर्म के पालन तथा संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। विवाह के भी अनेक प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक विवाह जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक ही विवाह करता है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। इसी तरह से एक विवाह होता है भ्रातृ बहुपति विवाह, यानी इस प्रथा में स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं और बच्चे का पिता सबसे बड़े भाई को समझा जाता है। अगले बच्चों के पिता का निर्धारण उसी क्रम में, जो अगला बेटा होगा तो वो दूसरे नंबर के पिता का होगा, तीसरा बेटा होगा तो वो तीसरे नंबर के पिता का बेटा होगा। तो इस तरह से निर्धारित किया जाता है। इसी तरह से एक और विवाह की प्रकार है गैर भ्रातृ बहुपति विवाह, यानी जहाँ पर किसी स्त्री के जो पति होते हैं, एक से अधिक पति जो होते हैं, वो आपस में भाई नहीं होते, वो अलग अलग स्थानों में रहते हैं और उनके साथ वो स्त्री
पति और पत्नी की तरह ही रहती है। तो ये भी एक रूप है विवाह का। एक और है बहुपत्नी विवाह, जिसमें आप लोग जानते हो कि एक पति के बहुत सारी पत्नियाँ होती थीं। अंतर्विवाह, जिसमें व्यक्ति अपनी ही जाति में शादी करता है, यानी एक ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण की ही लड़की से शादी करेगा। इसी तरह से बहिर्विवाह, जिसमें व्यक्ति अपनी जाति से बाहर की स्त्री या पुरुष से शादी करता है। अनुलोम विवाह वो विवाह होता है जिसमें ऊंची जाति का पुरुष अपनी नीची जाति की लड़की के साथ विवाह करते थे। इसी तरह से प्रतिलोम विवाह होते थे, जिसमें नीची जाति का पुरुष उच्च जाति की किसी लड़की से विवाह करते थे। तो ये विवाह के अलग अलग रूप थे और इनको अलग अलग पारिभाषिक रूप में देखा जा सकता है। तो फिलहाल ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद।